जय हिंद व्यूअर्स। सेकंड पार्ट ऑफ कन्वर्जेशन विद जनरल अरुण। हमने उनसे पूछा कि जब वह आरआर में सेक्टर कमांडर थे तो उन्होंने क्या ऐसे चेंजेस किए, और फिर उन्होंने बाद में जब वो जीओसी बने, एक माउंटेन डिवीजन जो स्ट्राइक डिवीजन थी उसमें, और उसके बाद में जब जीओसी बने वो दक्षिण भारत एरिया के, तो क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे और क्या उन्होंने अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया। उनसे हमने ये भी पूछा कि उनके क्या व्यूज हैं वुमेन ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी एंड हिज व्यूज ऑन स्पर्ट ऑफ मिलिटेंसी इन जम्मू रीजन। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि जब वो यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में पोस्टेड थे तो उनके क्या एक्सपीरियंस थे और यूएन किस तरीके से इंडिया को देखता है। फाइनली उन्होंने अपने व्यूज दिए कि सक्सेस वर्सेस फेलियर, थिंकिंग वर्सेस ओवर थिंकिंग और क्लैरिटी वर्सेस कंफ्यूजन, इन कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर उन्होंने अपने व्यूज दिए। सो व्यूअर्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। बट आपकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आपकी कहानी तो वहां से शुरू हुई कि आपको एक कारार बटालियन के आप सीईओ बने और फिर आपको कुछ दिनों बाद ब्रिगेडियर बना के 3 आरआर का इंचार्ज बना दिया, मतलब आपको सेक्टर कमांडर बना दिया 7 आरआर का। तो वो तो और भी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी। 5 हाँ, 5 होंगे सेक्टर में, 5 बटालियन होती है। 5 बटालियन में हुए थे और क्या भाई जबरदस्त मजा आया। हाँ। क्योंकि अभी साहब ये हंडवारा में था, ये हंडवारा अगेन हॉटबेड ऑफ टेररिज्म। लेकिन साहब मेरे इतने दोस्त हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरे शायद चेन्नई और हैदराबाद में जितने दोस्त हैं उतने मेरे दोस्त कश्मीर में भी हैं। बिल्कुल हुई। और ये कश्मीर के आम लोग हैं, कोई दुकानदार है, कोई ठेकेदार है, कोई मस्जिद में सर्विस करता है, कोई मौलवी है, कोई टिम्बर मर्चेंट है, कोई फॉरेस्ट गार्ड है, कोई पुलिस वाला है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है। तो आज की तारीख में भी दोस्त है, आज भी मेरा संपर्क होता है उनसे। बिल्कुल होगा। साहब हालात हालात और जो इतिहास और जो सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस और जो डेस्टिनी आप कह लो, एक किस्म से मुकद्दर कह लो आप, जिसको जिस रास्ते पे ले जाता है साहब, और वो रास्ता हमें क्या करवाता है इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आई एग्री। तो इट इज अनफॉर्चुनेट, इतना खूबसूरत प्रदेश इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। लेकिन मैं बताया ना साहब, कभी खुशी कभी गम। ये इंसान के लाइफ में ये 5-6 साल में अप डाउन होता है, लेकिन एक प्रदेश के लाइफ में 100 साल तो कुछ भी नहीं है। तो 100 साल पहले तो जितना जितना खूबसूरत पीसफुल अमन चैन का वो जन्नत था, अब ये पीछे 50 साल में ऐसे हो गया। लेकिन अभी अभी तो आगे साहब होराइजन पे तो लाइट नजर आ रहा है ना। वो टनल या जो अंधेरे का वक्त है वो खत्म होने को आ रहा है। यस। आगे तो रोशनी नजर आ रहा है, हमने तो सबर करना है वहां तक। अभी आप बोलोगे साहब हमारा तो जिंदगी इस टाइम पर निकल गया, ये तो निकलेगा ही, क्योंकि आप तो मतलब आप क्या हो, आप तो पिरमर बोला स्वयं, वो मैं तो मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आपके बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं, उनको इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि ऐसे भी कभी होता था। तो 100 साल बाद जब ये पॉडकास्ट कोई देखेगा, वो बोलेगा ये नामुमकिन है, ये तो कोई साला वो अपने कल्पना से बात कर रहे, इमेजिनेशन में बता रहे, कहानी है ये। लेकिन वो हमारा, मेरा और आपका हकीकत है। बिल्कुल रिकॉर्डेड है। हाँ, वो रिकॉर्डिंग तब तक रहेगा नहीं, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन जो 50 साल बाद बच्चे देखेंगे साहब, आई आई एम टेलिंग यू, जो कश्मीर का लैंडस्केप है वो कंप्लीटली अलग है। आखिर 50 साल पहले भी तो अलग था ना, 50 नहीं 100 साल पहले अलग था। तो आप 20 साल और इंतजार कर लो, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो जनरल अरुण, ये जब 5 एक यूनिट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अब यहां आपके ऊपर 5 यूनिट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड, और उसके बाद उसके रिजल्ट्स।
तो एज ए सेक्टर कमांडर क्या आपने मतलब एक वो चीज अपने अनुभव से जो आपने 55 आरआर में किया वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की या उसमें किस हद तक आप सक्सेसफुल हुए जिससे कि सिचुएशन आपके एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में इम्प्रूव हुई या आपने कोशिश की? कुछ ऐसा है जो आप, आई नो बहुत कुछ हुआ होगा, वी कांट कवर इट एवरीथिंग, बट कुछ यदि आप जो शेयर आपको करें। संक्षेप में 3-4 चीजें बताऊंगा। बिल्कुल सबसे पहले साहब मैंने बोला कि एक पलटन परिवार होता है, बिल्कुल ये बताया था मैं। बिल्कुल। ये रूल मैंने थोड़ा चेंज किया 7 सेक्टर में। ओके। मैंने बोला अभी परिवार 7 सेक्टर है, यस। तो परिवार में कोई सफल होता है तो हम सब खुशियां मनाएंगे, परिवार में कोई फेल होता है तो हम सब दुख प्रकट करेंगे, लेकिन परिवार है। तो एलसीएम, वो जो छोटे 2 आदमी का बड़ी पैर होता है, वहां से उठ के जो सेक्शन होता है, जो प्लेटून होता है, कंपनी होता है, पलटन होता है, वहां से उठा के हमने ब्रिगेड कर दिया। दूसरा मैं बोला यार मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपके साथ चलूंगा ऑपरेशन में जहां आप ले जाओगे मुझे। अगर आप चाहते हो तो मैं अंदर जाऊंगा, अगर आप नहीं चाहते हो तो मैं अंदर नहीं आऊंगा। लेकिन अगर आपने बुलाया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैं आऊंगा, मैं खुद हथियार उठा के आऊंगा, मैं खुद अंदर जाऊंगा, आपके लिए तैयार हूं। लेकिन क्योंकि मैं ऐसे ओहदे पर हूं, मैं हर बारी नहीं आऊंगा। यस। क्योंकि आपको अपना काम करना है, जब आपको जरूरत हो, आपको बस बुलाने की देरी है, बस मैं 2 मिनट में प्रकट हो जाऊंगा। मैं बोलता था मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन मैं 2 मिनट में आ ही जाऊंगा। वो 2 मिनट में तो कौन आ सकता है साहब? 2 मिनट में तो एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकते, लेकिन एक बोलने का एक भावना होता है कि आपको जब जरूरत हो, आपका कमांडर साहब हाजिर है। और आपका कमांडर साहब कमांडर है, लेकिन मजदूरी भी करेगा, सामान भी उठाएगा, पिट्ठू भी उठाएगा, लादेगा भी, पहाड़ी चढ़ेगा, सब कुछ करेगा आपके साथ। क्या बात। आपके साथ करेगा नहीं, आपके साथ चलेगा। तो ये एक था। दूसरा था कि वही कभी खुशी कभी गम, कि ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। कभी कभी कोई गलत चीजें हो जाती है, हो जाएंगी, मिस्टेक्स विल हैपन, टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको इंस्पेक्ट करने नहीं आया हूं, ये बात। मैं आपके साथ रहने आया हूं। मैं तो साहब इस बात से भी मैं चेंज तो नहीं कर सकता था एटीट्यूड ना, मैं एक आदमी कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं हमेशा बोलता था कि मैं आपके यूनिट को विजिट नहीं कर सकता हूं, मैं आपके कंपनी पोस्ट को विजिट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप अपने खुद के घर को विजिट करोगे, खुद के घर में तो जाओगे ना रहने के लिए 2 दिन, तो आप वीआईपी नहीं हो। व्हाट ए पर्सपेक्टिव। आप जाओगे कि विजिट होगा, आपका विजिट नहीं होगा भाई। मैं आया हूं साथ रहने के लिए, फिर देखूंगा ना आपके पानी की दिक्कत है, वो नहीं है, ये नहीं है। आपका काम ऑपरेशन करना है, मेरा काम आपका ऑपरेशन करने में मदद करना है, सिंपल। तो जिसमें आपका रहना, धोना, नहाना, खाना, पीना, सोना, छुट्टी जाना, हथियार का मरम्मत, मेंटेनेंस, खबर लेना, एनवायरनमेंट जो माहौल है, वो माहौल को ये लायक बनाना कि आप अपना काम निडर कर सकते हो, यही मेरा काम था। ये काम मैंने कोशिश किया, और मैंने पूरे को बोला भाई अपना काम यही, हम ब्रिगेड हेडक्वार्टर में आराम से रहते हैं ना, हमारा ये सुरक्षा करते हैं हम लोग, तो सुरक्षा एक वो सुरक्षा कवच हमको ये फौज देता है ना, रिटर्न में हमको उनको सुविधा कवच देना है, सुरक्षा हम नहीं दे सकते। और वो निडर होके ऑपरेशन करे, तो दिल खोल के ऑपरेशन होते थे साहब, हम दिल खोल के मेहनत करते थे पीछे, जब वो बुलाते थे हम चले जाते थे। वेरी गुड है। इस तरह का यदि कमांडर हो तो डेफिनेटली आपके जो सीओज हैं दे विल परफॉर्म टू देयर मैक्सिमम पोटेंशियल, आई एम श्योर। अरे साहब सीओ नहीं साहब, जवान, हर जवान, हर वो जवान जिसने वो काम किया है, और सारे कमांडर ऐसे ही हैं। मुझे ये मौका आपने दिया है आपके शो पर आकर के इसका बयान करने का, लेकिन मैं आपके व्यूअर को बताऊं, हर वो कमांडर जो ऑपरेशनल इलाके में नौकरी कर रहा है वो ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मालिक ने मुझे थोड़ा काबिलियत दिया है बोलने का, तो आपने मुझे आपके शो पे बुलाया है और मैं बोल रहा हूं। बाकी काम कर रहे हैं वो बोल नहीं रहे,
नहीं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। आई फुली एग्री विद यू। 19-20 साल देखो, कोई हर अपने आईपीएल का भी सीजन है, तो आईपीएल चल रहा है, लेकिन ऐसा कौन सा टीम है जिसमें हर बैट्समैन हर मैच में रन पे रन मारे जा रहा है? तो कभी कोई करता है, कभी कोई करता है। सब बात यह है कि टीम सफल होनी चाहिए। बिल्कुल बात बिल्कुल। ये नहीं है कि मेरे को स्कोर करना है, 7 सेक्टर को सक्सेसफुल, एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। ये हमने बनाया था। तो दूसरा एक साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमने जो आम आवाम है, हंडवारा राजवाड़ उस इलाके के आवाम के साथ बड़ा दोस्ती निभाया। तो उस दोस्ती का बहुत बहुत दुआएं मिली सब। फायदा तो क्या मिलता है, लेकिन दुआएं बहुत मिली, और दुआएं ही तो ले जाती हैं आगे। बिल्कुल। तो बहुत दुआएं मिली, और आज के तारीख पे भी मिलते हैं। कितने लोग हैं जो मुझे बात करते हैं, मुझे बड़ा जबरदस्त लगता है। हमने छोटी छोटी चीजें की है साहब। एक मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो नॉन फौजी चीज है जो हमने किया है। ओके। एक छोटे से लोकल स्कूल से हमने, ये 2014 की बात है साहब, हालात और थे, 10 साल पहले, 10-12 साल पहले की बात है। जो पुलवामा कांड हुआ है उससे बहुत पहले की बात। ओके। हमने ये स्कूल से 10 नहीं 10 या 16, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्लास 10, 11 और 12 के स्कूल गर्ल्स सब हंडवारा से, हमने उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया और बोला कि हम एक दिल्ली का एक ट्रिप प्लान करेंगे। अच्छा। क्यों, मेरी वाइफ एक दिल्ली के बहुत बड़े मशहूर स्कूल में फाउंडर कोऑर्डिनेटर का ड्यूटी किया था। तो उन्होंने उस प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया है कि हम कश्मीर से बच्चियों को भेजेंगे, लेकिन हमारा ये शर्त है कि हर बच्ची आपके स्कूल के एक बच्ची के घर में रहेगी हम्म 2 हफ्ते, और उसके परिवार के साथ रहेगी, और रोज स्कूल आएगी वो बच्ची के साथ स्कूल बस में, और रोज स्कूल में आएंगे, और स्कूल में अपने जितने एक्टिविटीज है सब में उनको एक्सपोजर करना है। राजधानी दिखाना है, भारत का राजधानी, राजपथ ले जाना है, पार्लियामेंट हाउस ले जाना है, सरोजिनी नगर मार्केट ले जाना है, राष्ट्रपति भवन दिखाना है, बड़े वाले मॉल में ले जाना है, पिक्चर हॉल में ले जाना है। उन दिनों पिक्चर हॉल नहीं होते थे कश्मीर में, अभी खुल रहे हैं धीरे धीरे। छोटी चीज है, बाजार में जाके मेहंदी लगाना है हाथ पे, उस पर कितना वैल्यू है, कितना मजा है। वो तो 20 रुपए लेता है, 20-25 जितना भी लेता है, डिजाइन के ऊपर है, लेकिन उसका मजा ही कुछ और है। तो ये वातावरण में एक्सपोज किया उनको। एक वर्ल्ड क्लास स्कूल है दिल्ली में, और मैं शुक्रगुजार हूं आज की तारीख पे भी जो उन लड़कियों के मदर फादर थे जिन्होंने हम पर भरोसा किया है कि हम Yes. उनके बच्चों को ले जाएंगे सुरक्षित दिल्ली और वापस लेके आएंगे सुरक्षित। टीचर भी गए थे उनके साथ। ये शायद मेरे फौजी करियर का एक सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन है। अभी आप बोलोगे कि साहब इसमें ऑपरेशन क्या है, सक्सेस क्या है, कितने डेफिनेटली इट इज एन ऑपरेशन। तो साहब मैं हमेशा कहता हूं काउंटर टेररिज्म में मिलिटेंट मारना सक्सेस नहीं है साहब, ये यकीन करना कि दूसरा मिलिटेंट खड़ा ना हो कल, वो माहौल क्रिएट करना, वो सक्सेस है। अरुण, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वाली जो स्टोरी है न्यूज़पेपर में भी आई थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव रेड इट दिस। बच्चों ने किया साहब, एक यूनिट ने ऑर्गेनाइज किया है, हमने तो खाली आइडिया दिया साहब। हम खाली बीज बो के चले जाते थे दूसरा खेत खोदने के लिए जहां कोई और बीज बोए। ये वो सीओ साहब ने इसको लिया है आइडिया को, मेरे वाइफ का और मेरा, और उसने ये आइडिया को अंजाम दिया है। उसमें बहुत मेहनत लगा हुआ साहब, लड़कियों के पेरेंट्स से बात करने का, टिकट खरीदने का, बस करने का, सुरक्षा प्रदान करने का। क्यों उन दिनों साहब वहां से लेकर के श्रीनगर आने में ही क्यूआरटी लगता था, रोड को मतलब प्रोटेक्ट करना पड़ता था। उस हालात में वो बच्चे आ रहे हैं फौजी गाड़ी में, फिर वो प्राइवेट एयरलाइन से बात करना पड़ रहा था कि हम यार हम देश बनाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, हमें कोई कम डिस्काउंट पे दे दो। वो एयरलाइन वाले बड़े मेहरबान थे, उन्होंने खाली एक तरफे का पैसा लिया हमसे। वो सब देश अकेला नहीं बनाता है, कोई सारे बनाते हैं देश। तो जो दिल्ली के स्कूल वाले हैं उन्होंने देश बनाए, उन्होंने अपनी तरफ से सब गर्ल्स को तोहफा दिया है।
तो उसका जो खर्चा हुआ है वो इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने देश बनाया है। जितनों के घर में ये बच्चियां रही हैं वो देश बनाया उन्होंने, दोस्त भी बनाए होंगे बिल्कुल अलग अलग। जो वहां के टीचर्स हैं जिन्होंने इनका स्पेशल क्लासेस लिया उन्होंने देश बनाया। हर एक आदमी बनाता है साहब देश अपने तरीके से। बिल्कुल हमने खाली वो बीज बोया साहब, बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या बोलते हैं, हमने चाबी स्टार्ट किया है, बाकी उसके बाद गाड़ी चलता है सब अपने आप। General Arun, with so much of experience in militancy or insurgency or terrorism, especially of J&K, like as a sector commander or commanding officer of the RR battalion, आपसे मैं एक ये छोटी चीज जानना चाहूंगा क्योंकि आप बड़े अनुभवी हैं इस मामले में। लास्ट ईयर जो बहुत इंसिडेंट्स हुए J&K में जहां वी लॉस्ट मैनी प्रेशियस लाइफ, I think every 2 months or 3 months there have been multiple casualties. अभी इस साल में तो हम अभी सिर्फ 1-2 महीने ही पास हुए हैं, but last year it has been alarming. You might be in the service for some time that time or you might not be, retired हो गए होंगे आप। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कहाँ मतलब is there any something missing or you have any साहब suggestion? ये साइकिल्स हैं। हालांकि ये सच है जो आप कह रहे हो कि अपने जो ना सिर्फ फौजी साहब, इसमें जब आप फौजी करते हो एक जेनेरिक स्टेटमेंट है, इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, जेके Yeah, पुलिस सब yeah, शामिल है। uniformed person. सब शामिल है जो वर्दी पहनते हैं। Yeah. कई कारण है इसके। कोई भी ट्रबल्ड जगह पे साहब, मैंने अभी मस्जिद का जब इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा था, मैंने बोला अगर मिलिटेंट को गोली भी लगा है और वो नीचे गिर पड़ा है और चित है, फिर भी कोई ड्रिल होते हैं आपको यकीन करने के लिए कि उसके पास कोई ऐसा जिंदा एम्युनिशन या बारूद या कोई विस्फोटक सामग्री ना हो जिससे आपको नुकसान पड़े, और उसको सुरक्षित करने का कोई ड्रिल है, तरतीब है। वो अगर आप ड्रिल ना करो तो थोड़ा कैजुअलिटी खतरा। अगर उसी को आप ये हालात पे ट्रांसप्लांट करो तो जो हालात आपको हो सकता है बाहर बैलेंस लगे, क्वाइट लगे कि वापस वो 50-60 साल पहले का वो वापस आ गया हालत, ये जो मिलिटेंसी का जो सर्प है, जो सांप है, उसको मारना जरूरी है। वो अगर कभी कभी चोट खाने बाद लेटा हुआ है तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि मिलिटेंसी मर गया है, और आपके जो ड्रिल, दस्तूर, तरीके काम करने का जो रिवाज है, जो प्रोफेशनलिज्म है, जो संतुलन है, वो बरकरार रखनी चाहिए। तो एक जरूरी चीज। दूसरा है कि सच तो यह है कि जो आखिरी सांस से जब कोई भी लेता है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, एक वो तड़प होता है। वो लास्ट 10 सेकंड में बड़ा एनर्जी आता है इंसान में या फिर जानवर में। उसी को आप मिलिटेंसी ले लो। इन द लास्ट थ्रोज ऑफ डेथ ऑफ द मिलिटेंसी देयर विल बी अ सर्च। ये हर मिलिटेंसी का रिवाज है। अगर उस टाइम पर आप काबू पालो तो वो रीढ़ का हड्डी उसका टूटेगा। मिलिटरीली मिलिटेंसी का रीढ़ का हड्डी तो दिमाग है। दिमाग के लिए जो काम हमने करना है वो कर ही रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे इन हादसों के बावजूद जो नॉर्मलसी के निशान है वो बढ़ते जा रहे हैं। बर्फ में जितने विजिटर जाते हैं कश्मीर में वो गए, हालांकि बर्फ इस साल कम पड़ी है। अभी समर जैसे जैसे गर्मी आ रहा है लोग जाएंगे। सो दैट विल ओनली इंक्रीज। जो बाकी डेवलपमेंट के हिस्से हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, क्रिएशन ऑफ जॉब्स, सोशल वेलफेयर, द इलेक्शंस, न्यू गवर्नमेंट बीइंग इलेक्टेड, वो सब प्रक्रिया वो जारी है। दैट इज द माइंड बिट। So that is working beautifully. Will they militarily
जो प्रेशर हमने बना के रखा था उसको बरकरार हो। क्या साहब, सबको ये रिक्वेस्ट आएगा कि मिलिट्री प्रेजेंस हटा दो, अभी सामान्यता आ गया है, निकाल दो। वो निकाल दो तब होना चाहिए जब आपको यकीन हो कि वो सर्प एक्चुअली मर गया है। या ऐसे तब ये कि सर्प चोट खाया हुआ बिल में चला गया वापस फिर आ जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो सर्प एक्चुअली मरने के कुछ 2 साल 3 साल तक हमको रहना पड़ेगा वहां पर, यकीन करने के लिए कि जो सिविल संस्था है उसमें इतनी ताकत, हिम्मत और काबिलियत है कि वो सामान्यता से चला सके प्रदेश को। ये वो स्टेज है सर। सो आई सी पॉजिटिव चेंज इन द फ्यूचर। आपके जो सवाल आपने पूछा नहीं, मैं फिर भी जवाब देता हूं। मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता हूं कि साहब, ना तो मैं पंडित हूं, ना तो मैं भगवान हूं, ना तो मैं भगवान का आदमी हूं, हम तो फौजी हैं। बट मैं आप इतना जरूर कह सकता हूं कि एवरी मिलिटेंसी इन द वर्ल्ड हैज अ लाइफ। साहब, आप मुझे एक ऐसा राज्य बताओ या किंगडम बताओ या एक राजा बताओ या एक सिविलाइजेशन बताओ जो खत्म नहीं हुआ है। एक बताइए आप। लाइफ इटसेल्फ इज पेरिसेबल। तो हर सिविलाइजेशन, चाहे वो चोला किंगडम हो, चाहे वो हान डायनेस्टी हो, चाहे वो पर्शियन किंगडम हो, चाहे वो अलेक्जेंडर हो, चाहे वो ग्रीक्स हो, रोमन्स हो, कोई भी हो, सबका एक लाइफ होता है। हर मिलिटेंसी का भी एक लाइफ है। और इस मिलिटेंसी का लाइफ का हम तकरीबन लास्ट क्वार्टर में पहुंच गए हैं। अभी आप बोलोगे लास्ट क्वार्टर मतलब अगले साल सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं साहब, नहीं होगा। लेकिन लास्ट क्वार्टर में तो जरूर है साहब। जो इसके 75% का हिस्सा है आपके पीछे है, वो चला गया। अभी हम खाली 25% में। अभी 25%, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 लगे, 25 लगे, ये मैं नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि खत्म होने को आ रहा है। बिल्कुल सही। तो ये गुड न्यूज है, और ये गुड न्यूज को हम वैल्यू करना चाहिए, चेरिश करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं साहब, ये मकसद है हमारे व्हाइट बोर्ड के ऊपर दाहिने किनारे पे हमको ये लिखना चाहिए कि 2047 2047 अपने आजादी के 100वीं सालगिरह तक वो टारगेट है। इज इट अचीवेबल टारगेट? 100%। 100%। क्योंकि देश आज के तारीख में अमन चैन लगाने के हम जितना पैसा खर्च करते हैं, जितने रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करते हैं, वही रिसोर्सेज हम अगर डेवलपमेंट में लगाए तो विकसित भारत हमारा आज नहीं 10 साल पहले आ जाना था। तो हमें अभी अकल आने लगी है कि अमन के लिए हमको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर 4 बंदूक ना हो तो फैक्ट्री भी आ जाएगी। अगर 4 और बंदूक ना हो तो स्कूलें भी आ जाएंगी, कॉलेज भी आ जाएगी, यूनिवर्सिटी भी चलने लगेंगी, बिजनेस भी आएंगे, सब कुछ चलेगा। और आजकल चलने लगा है धीरे धीरे। आई थिंक द रूट अहेड इज ओके। जो लास्ट ईयर में हुए थे, आई थिंक दैट इज इंसिडेंटल। आई डोंट थिंक इट विल हैपन दिस ईयर। मैं ये भविष्यवाणी में करने के लिए तैयार हूं कि चाहे जितने भी शहीद हुए लास्ट ईयर, जितने भी किल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी थे लास्ट ईयर, दिस ईयर विल बी मच लेसर देन दैट। ये आई एम विलिंग टू प्रेडिक्ट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड एक और चीज जो आपने बोली ना, कि जब तक हमें ये कंफर्म ना हो जाए कि सांप मर चुका है, तब तक हमें स्लैकनेस नहीं आनी चाहिए। एंड उसका मैंने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा भी कि जो हमारी रोमियो फोर्स वहां से जो उस एरिया से हटा दी थी, अब वो वापस आने के डिसीजन हो चुके हैं। तो क्योंकि वो सांप मरा ही नहीं था साहब। हाँ, तो वो दैट सर्प वाज मरा ही नहीं था। हैं। वो सर्प मरा ही नहीं था। हाँ, मरा ही नहीं था। बिल्कुल सही है। मैं उसी को मैंने कोरिलेट किया कि दूसरा वहां है से हमने जो हम हटा के ओपन कर दिया एरिया। हम लोग जो फौज में हैं या फिर जो काउंटर इंसर्जेंसी से जो रिश्ता रखते हैं, हम हमेशा बोलते हैं काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड। मतलब जो इलाके को हमें ग्रिड बना के डिप्लॉय करें। करेक्ट। अभी आप साहब, आप एक जो बलून होता है, बलून को थोड़ा पानी भर के आप हाथ में रखिए और उसको दबाइए। जहां आप दबा रहे हो आपके उंगली में दबेगा, लेकिन आपके 2 उंगली में जो गैप है, जो फुहारा यहां से निकलेगा, सो दैट्स ए गैप। सो वैसे ही ये ग्रिड में साहब, अगर आप कहीं गैप छोड़ोगे तो कहीं और आप ऑपरेशन करते रहो, उग्रवादी वहां से निकल के वहां जाएगा जहां ऑपरेशन आप नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। जिस वक्त हम बंद करें उसको, तब जाकर के वो सर्प मरेगा। या
द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेरर इज अ वेपन, है ना साहब, इज एक्सप्लोसिव, इज अ वेपन, इज आइडियोलॉजी। आप टेररिस्ट को या मिलिटेंट को जो उसके अपने इंस्ट्रूमेंट है उससे अलग करिए, देन ही इज नॉट ए मिलिटेंट एनीमोर। जिस मिलिटेंट का आप आइडियोलॉजी निकाल दो, हथियार निकाल दो, बारूद निकाल दो, वो तो आम इंसान है। बिल्कुल दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। यू डोंट वांट टू किल हिम या और हर, या यू वांट टू ब्रिंग देम बैक इनटू मेन स्ट्रीम। बिकॉज अब हर एक जो मरता है, चाहे कहीं भी मरे दुनिया में, किसी का बेटा है, किसी का हस्बैंड है, किसी का भाई है, या हो सकता है किसी की वाइफ है, तो वो फैमिली में उतना ही दुख होता है जितना नॉर्मल कोई खत्म होता है। बिल्कुल Why should we needlessly engage in this bloodshed and death? जाना तो सबको है एक दिन, but while you're alive, you might as well enjoy the जिंदगी and go. या या तो separate the militant from the instrument of militants, or terrorist from the instrument of terror. या ये मेरा सोच है सर, and I may be wrong. That's fine. नहीं नहीं नहीं, बहुत सही है, बहुत सही है जनरल अरुण। इनफैक्ट जब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आप दो फॉर्मेशंस के जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहे, जो हर आदमी का एक ड्रीम होता है कि मैं फॉर्मेशन कमांडर बनूं। एंड यू कमांडेड वन ऑफ द डिवीजन एंड देयर आफ्टर कोर इक्विवेलेंट फोर्स ऑफ दक्षिण भारत। और दोनों ही जनरल ऑफिसर कमांडिंग होते हैं, बट एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस होता है, एक्टिविटी में डिफरेंट होता है, ऑपरेशंस में डिफरेंस होता है। आप जरा ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि ये दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या आपको ऐसा लगा, एक तो ऑपरेशनल है और दूसरा ऑपरेशनल कम एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यादा है, दोनों में कहाँ आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और सेटिस्फाइंग? हाँ, जो पहले वाला था वो एक फाइटिंग फॉर्मेशन था। यस फाइटिंग फॉर्मेशन में भी एक होता है जिसका ग्राउंड होल्डिंग रोल है, जिसका काम सरहद पर है, जिसका काम अपने सरहद और अपने देश के धरती को सुरक्षा देना है, जिसमें लोग तैनात हैं 24 घंटे 12 महीने लगातार, नो बर्फ हो चाहे आंधी हो तूफान। लेकिन मेरे फॉर्मेशन, हमारे फॉर्मेशन का यह जिम्मेदारी नहीं था। हमारा एक स्ट्राइक रोल का फॉर्मेशन था। हम लड़ाकू फॉर्मेशन समझ लो आप, कि हमारा काम ही था लड़ाई करना। जब अगर लड़ाई लग जाए तो हमारा काम था दुश्मन के इलाके में घुस के उसके जमीन पर कब्जा करना। सर, तो हमने क्या क्या नए नए चीजें किए ट्रेनिंग में। हमने हर जवान को यही बोला कि यार, हमला करना 15,000 फीट पे इतना आसान नहीं है, बोलना बड़ा आसान है। यस 16,000 17,000 ऑक्सीजन की कमी होती है, सामान ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। आप हमला कर दोगे, आपके पीछे से सामान आएगा आपको मदद करने के लिए, वो बड़ा मुश्किल है। कितने आदमी आएंगे, कितने हवाई जहाज आएंगे, कितने गाड़ियां आएंगे, कितना एम्युनिशन आएगा, कितना सामान आएगा, कितना आप गहरा चले जाओगे। तो इसमें सोच विचार करने की बहुत जरूरत है। और क्योंकि ये सब दुश्मन के इलाके में होता है, तो आप इनमें से किसी भी चीज का रिहर्सल नहीं कर सकते हो। हाँ, उसका एक वो मॉडल कहीं यहीं खोज के उसके ऊपर हमला कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो मॉडल में और असलियत में एक ही छोटा फर्क है। छोटा, इतना छोटा है कि इतना बड़ा है। अभी आप समझ लो कि ये छोटा है कि बड़ा है। फर्क यह है कि जो अपने मॉडल है उसमें कोई जवाबी फायर नहीं आता है, असलियत में दुनिया भर का फायर आएगा। तो इसका अंदाजा लगाना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि मैं हमला ऐसे करूंगा तो ये होगा, तो ये होगा, तो मैं क्या करूंगा। तो शतरंज का जो खेल है, सब मैंने बोला ना आपको, ये फौजी अगर आपसे दिमागी हालात में 2 कदम आगे है तो आप खत्म है। तो आपको एक्चुअली उसके दिमाग में घुसना चाहिए और उसको सोचने से रोक दो। उसके दिमाग में पूरा आपके बारे में ख्याल भरो कि भाई अभी मैं क्या करूंगा उसको नहीं पता है, तब वो घबराहट में गलत करेगा, तब आपकी जीत होगी साहब। विजय तो तब होगा, और ये विजय प्राप्त करने में साहब सच तो यह है कि 15,000 फीट के ऊपर वो तो तैनात है बंकर के अंदर सुरक्षित। आप खुले में हमला कर रहे हो तो जायज बात है आपके कैजुअलिटी होंगे।
अब वो कैजुअलिटी को हम कम कैसे करें, ये तजवीज बनाना पड़ता है बार 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 बार। हर एक जवान से पूछो, उसको एक नया चीज होगा बताने का, वो हो सकता है तो अमल करो, उसमें से कैजुअलिटी कम होंगे। तो हम लोग इतने तैनात थे, अगर हम आपको हम अब कभी भी आप हमें बोल देते कि कल जाना है, हम लोग निकल सकते। हम्म, तो उन दिनों वो चीन के साथ वो डोकलाम का हिस्सा हुआ था। करेक्ट। मैं बोला ना, फौजी साहब लड़ाई का उम्मीद नहीं करता है। सबसे कम जो लड़ाई चाहता है वो फौजी है। यस। लेकिन उस टाइम पर हम लोग ऐसे थे कि यार अभी बेच दो साला, बड़े दुनिया का मतलब हिंदुस्तान का वो लाज हम रख के वापिस आएंगे, हो सकता है मैं वापिस ना आऊं। एक एक लड़ाकू फॉर्मेशन का सोच ही ऐसा होना चाहिए। सोच अलग होता है सब, एक जो पहरा देता है और जो हमला करता है, दोनों में सोच अलग है। तो हमने बहुत कोशिश किया ये सोच करने का। तो हमने तो हमारा वो जो फॉर्मेशन का जो मोटो है उसको भी रखा है, स्विफ्ट, विशियस, ब्रूटल। स्विफ्ट, विशियस एंड अभी आप ब्रूटल। बोलोगे ये बड़ा गलत चीज है। हाँ, गलत चीज है, लेकिन हम लड़ने जा रहे हैं। हम को धर्मशाला तो नहीं है, हम्म। ना अनाथालय चला रहे हैं, ना तो मंदिर चला रहे हैं। आपने, देश ने हमें बोला है कि आपको इस जगह पर हमला करना है, और उस चट्टान के ऊपर या ये पुल पर या ये संस्था को हम हमें चाहिए। तो मैं हाथ जोड़ के तो नहीं ना कह सकता हूं उसको प्लीज जाइए हमको दे दो, या फिर दो उसको चॉकलेट खिला के तो नहीं बोल सकता हूं। एक ही तरीका है, स्विफ्ट, विशियस, ब्रूटल। ब्रूटल। बहुत पुराना डिवीजन, ऐसा बहुत मशहूर डिवीजन है। कहां कहां ये डिवीजन ने काम नहीं किया है। बड़े 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 दिग्गज जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहे हैं इस डिवीजन के। मतलब मैं तो मतलब ऐसे ही है, मैं तो आया चला गया। बट हर एक अपना कोशिश करता है करने का। ये तो रही वो डिवीजन की बात। जहां दक्षिण भारत एरिया की बात है साहब, दक्षिण भारत एरिया हिंदुस्तान के जमीनी इलाके का 21% है। यस। जो 5 अपने दक्षिण भारत के स्टेट हैं। स्टेट्स है। अभी मजे की बात ये बताऊं कि इस काम में लड़ाई का मेरा कोई रोल नहीं, लेकिन जो 5 स्टेट के जो गवर्नेंस मैकेनिज्म है, उन सब से लाइजन और रिश्ता बनाने का काम, 5 स्टेट में जितने फौजी संस्था हैं उन सब का देखभाल करने का, जिसमें तकरीबन अपने 30% ट्रेनिंग सेंटर हैं जहां पर अपने सोल्जर और ऑफिसर सीखते हैं। तो वो सब दक्षिण भारत में तकरीबन। तो उनको, उनका देखभाल करना, उनको माहौल देना, उनका जमीन के इससे रेवेन्यू इश्यूज, लीगल इश्यूज, लॉजिस्टिक्स इश्यूज, ये सब मेरा काम। आई नो, आई नो। और क्योंकि दक्षिण भारत के तकरीबन सभी भाषा मैं बोल लेता हूं, मुझे तो बड़ा आसान हुआ। मैं तो जाके तेलुगु बोलता था, मैं तो जाके तमिल बोलता था, मैं तो जाके थोड़ा कन्नड़ा बोलता था, थोड़ा जाके मलयालम बोलता था। I think probably that might be one of the reason that you were interested with this responsibility. ये मैं नहीं जानता, लेकिन हमने वेटरन के लिए बहुत जबरदस्त काम किया है। जितने अपने वेटरन हैं वो भी एक काम होता है। फौजी साहब देखो 37-38 साल की उम्र में फौज छोड़ के चला जाता है। कई अपने वेटरन हैं जो 100 साल के हैं। 100 साल के वेटरन के तो पैर छूने से और उनके ब्लेसिंग्स लेने से तो एक किस्म से वो जन्नत ही हो गए ना। 100 साल, कितने लोग हम मिलते हैं जो 100 साल जिए हैं, और जो 100 साल जिया है उसको तो जाके मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो पैर छू के दुआएं लेनी चाहिए। तो हम तो अब छोटी छोटी चीजें साहब, अगर हमें खबर लगा कि फलाना फौजी है रिटायर्ड, उसके मतलब सेंचुरी होने वाला है, तो हम चले जाते थे उसको जाके बाबा क्या बात है। वो बोलता था जनरल साहब आया हमारे घर में। बोला जनरल साहब नहीं आया, अरुण आया आपसे मिलने के लिए। छोटी छोटी चीजें हैं। तो उससे क्या होता है, जो सिविल का एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी पता है तो कि ये 100 साल के फौजी हैं, कोई जनरल साहब आए मिलने के लिए। जो पत्रकार आएगा, पेपर में छापेगा, दो स्कूल के बच्चे आएंगे, टीचर आएंगे कोई दुआएं लेने के लिए। फिर वो जो गली, जिस गली में उनका घर है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो गली को थोड़ा साफ करेगा, उसको एक ऑनर करने का एक छोटा सेरेमनी होगा।
फर्क क्या पड़ता है हमें, जो 100 साल वाले फौजी को इतना ही बोल रहे हैं कि आपने सर्विस किया उसके लिए धन्यवाद। अरुण जी, इससे भी आगे मुझे जो है कि क्योंकि आपका 5 स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी और ये बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फौज की, एक एड टू सिविल अथॉरिटी। तो इस बीच में मुझे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके टाइम में ये जो चेन्नई में बाढ़ वाला एक इशू हुआ था, साउथ में एक जगह और भी, आपका जरूर कहीं ना कहीं रोल रहा होगा, एंड उसकी कुछ कहानियां जरूर होंगी। बिल्कुल रोल लगा ना सब, क्योंकि मैं साहब जितने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सबके साथ मेरी दोस्ती थी, तो वो भी नहीं झिझकते थे मदद मांगने में। और क्योंकि हमारे पास फौज है, संस्था है, काबिलियत है, लचकपन है, सोच है, डेयरिंग है, दिल है, साहब जिगर है। वेयर विद ऑल है। केरला का एक बात बताऊंगा, केरला में एक पालक्काड़ करके जगह है, वहां पर छोटी सी बात है, 3 बच्चे ऐसे गए थे वो घूमने के लिए, वो फॉरेस्ट एरिया है, रेंज है, वो जाना लागू नहीं है, लेकिन गए, बच्चे बच्चे होते हैं साहब, एक रात में फिसल गया, वो खाई में गिर गया। और सबने खोजा, हेलीकॉप्टर घुमाए उधर उधर, सबने खोजा, 5 बजे तक वो बच्चा मिला नहीं। मतलब आज रात को वो गए, पूरा दिन खोजा लोगों ने, कुछ नहीं मिला। 5 बजे मुझे फोन आया मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से, बोला सर ये प्रॉब्लम है। मैंने बोला डन। मैंने बोला सुबह 10 बजे तक आपका बच्चा आपको वापस मिलेगा। मैंने बोल तो दिया है, क्योंकि वो मेरा नेचर था। अब मैं आया था, मेरा बैकग्राउंड देखिए आप, काउंटर टेररिज्म का है, लड़ाकू डिवीजन का है। मेरा काम ना बोलना नहीं है, मेरा काम हाँ बोलने के तरीके ढूंढना है, दिमाग लगा के। फिजिकली तो जवान करते हैं, वो सोच मेरा काम था। तो मैंने तो हाँ बोल दिया। मैंने हाँ इसलिए बोला क्योंकि जो कोई मदद मांगता है, कोई भी, उस टाइम पर उसको सिर्फ ये चाहिए कि कोई हौसला दे कि हम हैं, हम हैं, आप चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। क्या उस टाइम पर जब मैंने हाँ बोला, मेरे को लगा, मेरे को प्लान था, मेरे दिमाग में नहीं था। मुझे तो ये नहीं पता था वो लड़का गिरा कहां। हमें खाली बोला कि तकरीबन इस इलाके में। हमने साहब रातों रात वो मुख्यमंत्री जी की मदद से बैंगलोर से लोगों को उड़ाया रात में हवाई जहाज में। वो बैंगलोर से उड़ के कोयम्बतूर उतरे, कोयम्बतूर से सिविल बस करके उस जगह गए। उसी टाइम पर वेलिंगटन से हमने एक और टोली, जो स्पेशलिस्ट माउंटेन क्लाइंबिंग वाले थे। अब इत्तेफाक देखो साहब, मालिक की मर्जी, मालिक कैसे रचाता है चीजों को। उस टाइम पर हमारा एक ट्रेनिंग का संगठन है ऊटी के पास। उस संगठन में एक मद्रास रेजिमेंटल सेंटर है। वो मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में हम उस वक्त एक माउंटेनियरिंग का कोर्स कर रहे थे। और ये माउंटेनियरिंग कोर्स का एक गढ़ है, जहां पर काफी जगह से लोग आते हैं, और वो सारे मौजूद थे उस टाइम। ये भी हो सकता था कि उसका ब्रेक और ताला लगा के सब घर गए, लेकिन सब हाजिर थे, जिसमें एक्सपर्ट से एक्सपर्ट थे, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 2-3 बार स्केल किया है, कोई इधर गया, कोई कहीं गया है, तो वो सारे थे। उनको रातों रात गाड़ी में भेजा है। 2 बजे वो पहुंचे हैं साहब। और सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने बोला साहब सुबह चलेंगे ढूंढने के लिए। हमने बोला सुबह नहीं चलेंगे, अभी रात को 2 बजे आए ना, आप उनको चाय पिलाइए और रवाना हो जाइए। तो 2 बजे वो चले रात से, और सुबह 9 बजे तकरीबन उन्होंने उस जगह पर पहुंचा जहां वो 200 फीट नीचे वो लड़का एक छोटा सा एक गुफा जैसा था, उसके अंदर फंसा हुआ था, लेकिन भूखा प्यासा अकेला, और वहां पर जंगली जानवर भी है। तो 200 फीट नीचे, अब क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग वाले थे, इनको तजुर्बा था कि कहां वो लगाना है, कहां वो रस्सी बांधना है, कैसे रस्सी बांधना है, एक दूसरे आदमी के लिए रस्सी कैसे करना है, ये सब सब स्किल होते हैं, तजुर्बा होता है, भरोसा होता है, टीम वर्क होता है। तो उनने किया, और फिर उसको लेके आए ऊपर, रस्सी बांध के खींच के लाए 200 फीट ऊपर, वर्टिकल खाई से 200 फीट, और फिर कर कुरा के हम लोग आ गए वापस। कहानी खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। हाँ, मैंने 10 बजे बोला था, लेकिन 11 बज गए थे। इसको कहते हैं कि जो जब आपने सच्चे मन से डन बोल दिया, तो वो सारी कायनात मिलके भी आपको हेल्प करती है। इसीलिए वो माउंटेनियरिंग वाले मिल गए, उधर से ये आ गया, वो आ गया, वो सब कुछ। जो लड़का फंसा था, ये जो लड़का फंसा था उसका मुकद्दर है। यस, ऑफ कोर्स। उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। यस। उसके मदर फादर ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, दुआएं उन्होंने इकट्ठा किया है, भगवान के रूप में हम लोग प्रकट हुए हैं। यस, इसमें हमारा कोई श्रेय नहीं है।
हमने तो वही किया है जो सरकार ने हमें सिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और देश में कहता हूं ना, देश कई तरीकों से बनता है, ये भी एक तरीका है। इसका साथ बहुत पब्लिसिटी मिला है, बहुत पब्लिसिटी मिला है, जो लोकल टीवी में, नेशनल टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में, कई चीजों में। चेन्नई में जब एक अनप्रेसिडेंटेड बाढ़ आई थी, आई थिंक 1-2 साल पहले, आप थे उस पीरियड में? उस टाइम पर इतना बड़ा बाढ़ नहीं आया था, जो बहुत बड़ा बाढ़ आया था उस टाइम पर नहीं था मैं। लेकिन Okay. चेन्नई में हर साल दिसंबर में कुछ न कुछ कुछ आता है, इंक्लूडिंग अभी सब। मैं चेन्नई रहता हूं, और नवंबर दिसंबर में बाढ़ नहीं, लेकिन ऐसा जरूर वक्त आता है जब फौज को बुलाया जाता है मदद के लिए। तो अभी भी जाती है फौज, और चेन्नई में लोगों को भरोसा है कि फौज आएगा तो हम बचेंगे। तो ये भरोसा बनाने से बनता है, बिल्कुल सबूत देने से बनता है साहब। और अभी है वो सबूत। बिल्कुल और बिल्कुल। उससे बड़ा क्या अपने को चीज चाहिए? अभी जो है वहां के ओहदेदार, वो जबरदस्त काम कर रहे हैं। मैं तो कभी ऐसा नहीं कर सकता था। वो तो मतलब हर हर जो नया आता है साहब, वो वो नया कुछ न कुछ, आविष्कार करके, नया दिमाग, नए सोच लेके आता है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल बढ़ाता जाता है ना। बिल्कुल। और यही यही फौज का काम है, यही फौज का काम है। इनफैक्ट मतलब विथ सो मच ऑफ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस विद यू, आपने फिर मल्टीनेशनल जितने भी कंपोनेंट्स हैं वहाँ काम किया, कंबोडिया, सेरानोन, न्यूयॉर्क, और कुछ यूएन पीस कीपिंग मिशन है, कुछ यूएन हेडक्वार्टर में काम किया। इन तीनों में सबसे ज्यादा, अगेन आई विल आस्क यू, व्हाट इज वन मोस्ट सेटिस्फाइंग फॉर यू? एंड वन ऑफ दैट यूएन पीस कीपिंग मिशन में आप इन्वॉल्व थे, जहां की एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हुआ था, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा साहब, लेकिन मैं आपके पहले वाले सवाल का जरूर जवाब दूंगा। बताइए। क्योंकि ऑपरेशन तो ऑपरेशन है, या और इस ऑपरेशन पर किताब भी है, आई नो, तो हम उस पर कम बात करेंगे। या और जबरदस्त ऑपरेशन था, इतना मैं आपको बताऊंगा। आई नो, लेकिन मैं आपको जनरली बताऊंगा यूएन का, मेरा और इंडिया का रिलेशनशिप। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सेटिस्फाइंग क्या था? न्यूयॉर्क जब मुझे जाने का मौका मिला, मैं एक दूसरे यूएन मिशन में था, ओके। और मुझे बुलाया गया न्यूयॉर्क। अच्छा। तो फख्र और गर्व की बात यह है कि एक हिंदुस्तानी को बुलाया गया न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर में नौकरी करने के लिए। तो डेफिनेट। उस टाइम पर जो मेरा काम था वहां पर, उसमें एक एक हिस्सा था जो स्पीचेस वगैरह है उसको अंग्रेजी लिखना। अच्छा। तो एक और गर्व की बात है कि एक देश जिसमें लोग बोलते थे कि ये अंग्रेजी इनको आती नहीं है, अब उसी को आप बुला के उससे अंग्रेजी लिखवा रहे हो बोलने के लिए, तो हिंदुस्तान के लिए बड़ा जबरदस्त बात। बट वो पर्सनल है, पर्सनल छोटा है। बड़ा ये है कि साहब आज के तारीख पे यूनाइटेड नेशंस में जहां तक पीस कीपिंग का ताल्लुक है, जो हम बोलते हैं साहब, अगर आपको दुनिया पे कौन से दवाई पर भरोसा है, तो आप किसी कंपनी का नाम लोगे। बिल्कुल। अगर मैं आपको बोलता हूं जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के कौन से बिल्डर अच्छे हैं, तो आप किसी एक कंपनी का नाम लोगे। आपको टायर खरीदना है, बोला ये टायर बड़े मतलब जबरदस्त है, घिसते नहीं है, मतलब वो क्रेडिबल है मार्केट में। वैसे ही यूनाइटेड नेशंस में जहां पीस कीपिंग की बारी आती है या पीस कीपिंग का ताल्लुक है, वो देश जिसका नाम लेने पर लोगों के दिमाग में भरोसा आता है शब्द, वो इंडिया है। सो अगर आप यूएन में चले जाओ, बोलो पीस कीपिंग क्रेडिबिलिटी, पहले इंडिया लिखेंगे। नो डाउट। ये ये इमेज, ये रेपुटेशन बहुत, कई हजारों लोगों ने कई सालों से बनाया है। ये इसका मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरा। यूएन हेडक्वार्टर में जब मैं था, कोई भी छोटा हादसा होता था, बोले यार वो इंडियन कंटिजेंट है क्या, इंडियन कंटिजेंट है क्या, उनको दो, उनको दो, उनको दो। क्यों? क्योंकि हम
सबसे पहले तो मैंने बताया ना, हमारे साइकोलॉजी में एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल करना नहीं है। वी आर हैप्पी टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट फायरिंग अ वेपन। मगर बगैर डंडे के या हथियार चलाए हम अगर मसले का सुझाव निकाल सकते हैं, उसमें हम बड़े एक्सपर्ट हैं। तो जरूरत पड़ने पर वो दूसरा रूप भी धारण करके, मतलब बेरहमी से खत्म कर सकते हैं ऑपरेशन। वो रूप भी है और ये रूप भी है। तो ये बीच में जितने आपको शेड चाहिए, वो सारे शेड्स में हिंदुस्तान काम कर सकता है। Yeah. ये वैरायटी, ये रेजिलेंस, ये ट्रेनिंग, ये कमराडरी, ये बॉन्डिंग किसी के पास नहीं। दूसरा क्या है साहब, जो हिंदुस्तान का फौजी है बहुत खुश है साहब छोटी चीजों से। आप मुझे मेडल ना दो, मुझे मंजूर है। आप मुझे A1 क्वालिटी का खाना मत दो, मंजूर है। आप मुझे दुनिया का बेस्ट हथियार नहीं दो, मंजूर है। आप मुझे बेस्ट कपड़े ना दो, मंजूर है। आप मुझे बेस्ट सैलरी ना दो, मंजूर है। फौजी को सिर्फ चाहिए होता है साहब थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी रिकग्निशन, Yes. बस। तो इसीलिए मैं हर हर पॉडकास्ट में जाता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आपके व्यूअर्स को यह बात बताएं। मेरा ये आपके व्यूअर्स से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि जब भी आप कोई फौजी को मिलते हो, Yeah. सड़क पे, बाजार में, चाय के दुकान पे, बड़े शॉपिंग के मॉल में, अगर वो फौजी चाय पी रहा है तो आप चाय वाले को बोलना कि यार ये फौजी के चाय के पैसे मुझसे ले लेना, अगर हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, फौजी का हाथ मिला के बोलो भाई थैंक यू वेरी मच, आप जो सेवा कर रहे हो, वो सर्विस कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। अगर वो फौजी अपने माँ के साथ है या वाइफ के साथ है या बेटे के साथ है तो जरूर बोलना माँ जी आप धन्य हो कि आपका बेटा फौज में है। उसके वाइफ को बोलना आपको तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गर्व है कि आपका पति वर्दी पहनता है। बच्चे को बोलना बेटे या बेटी आपके पिताजी जो करते हैं वो मैं नहीं कर सकता हूं, तो आप बहुत लकी हो कि आपके पिताजी, ये तीन में से एक चीज करो आप। और कुछ भी नहीं मांगता है फौजी। बिल्कुल। आज तक किसी फौजी ने शिकायत किया है उसको तनख्वाह कम मिलता है? किसी फौजी ने शिकायत किया कि ये जो मेरा बंदूक है चल नहीं रहा है? चलता है बंदूक, उससे बड़े अच्छे बंदूक दुनिया में है, लेकिन आज तक ये नहीं बोला कि मेरे को वो दिलाओ, ये दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ। जो है उससे काम चलाते हैं। अगर मिलता है वेरी गुड। और सरकार भी बड़ा इंडल्जेंट है। एक एक मार्जिन है, वहीं तक हो सकता है ना, क्योंकि हमको हेल्थ पे भी खर्च करना है, एजुकेशन पे भी करना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करना है, सड़कें भी बनाना है, एयरपोर्ट भी बनाना है, पोर्ट भी बनाना है, यूनिवर्सिटी भी खड़ा करना है, सब कुछ करना है। तो डिफेंस में उतना ही मिलेगा, उतने में मिल रहा है, लेकिन शिकायत हमें से कोई नहीं करे। तो ये ब्यूटी है साहब, और ये यूएन बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है और हमारा नाम है यूएन। कोई भी पीस कीपिंग ऑपरेशन शुरू होना है, हमारे नाम लिस्ट में डाले बगैर सोच भी नहीं आता है। सोच भी नहीं आता है। तो ये मैजिक है, ये मैजिक। और ये चीज बदलाव लाएगा यूनाइटेड नेशंस के। मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, यकीनन अगले 25 साल के अंदर जो यूनाइटेड नेशंस का बनावट है उसमें तब्दीली आएगा। और हमको दबाव डालने की जरूरत नहीं है, ना हमको बार बार भीख मांगने की जरूरत है कि हमें चाहिए सीट। अपने आप आएगा। मंच बनेगा, कमरा बनेगा, बड़ा कॉन्फ्रेंस का टेबल बनेगा, और हमारे साइज और हैसियत के बराबर का एक कुर्सी हमें मिलेगा, और लोग न्योता देके बोलेंगे कि आप बैठिए। ये फर्क आया है यूनाइटेड नेशंस में मेरे देखते देखते पिछले 20-25 सालों। क्या बात है, क्या बात है। इट्स क्वाइट ए प्राइड मोमेंट इन फैक्ट। साहब गर्व की बात ही है। और हमको मैं बता रहा हूं साहब, एक चीज हमें थोड़ी सी कमी है कि हम वो रिकॉग्निशन के लिए, विदेशी आंखों में रिकॉग्निशन के लिए थोड़ा कभी कभी भागते हैं। अभी हमें काबिलियत है, हम ऐसे खड़े देंगे वो अपने आप आएंगे, 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 आने लग भी गए, आने लग भी गए। बिल्कुल हो रहा है ऑन ग्राउंड। इट इज हैपनिंग नाउ। जनरल अरुण, आपने जर्नी कहां से शुरू की थी एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट, और
बाद में लेफ्टिनेंट जनरल, ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी जो काबिलियत है, आपने जो कंट्रीब्यूशन किया, वो सब रिकॉग्नाइज होता चला गया। एंड एक स्टेज आई कि आप चीफ ऑफ स्टाफ, एक कमांड के चीफ, आर्मी कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ बने, विच इज अगेन ए वेरी, आई मस्ट से, रेस्पॉन्सिबल पोजीशन। प्रिविलेज तो है ही, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि आपको, आपकी कमांड में जितने ऑफिसर्स हैं और जवान हैं, वेलफेयर एंड ग्रूमिंग सब कुछ एक टॉप लेवल की जिम्मेवारी होती है। ऑफ लेट रिसेंटली एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें जनरल पुरी ने बोला था कुछ वुमेन ऑफिसर्स के बारे में कि कहीं कुछ थोड़ा सा लैक ऑफ एम्पैथी या फिर सेंट्रलाइज लीडरशिप, कहीं कुछ ऐसे इश्यूज क्रॉप अप हुए थे, मीडिया में भी थे। क्योंकि आप उस लेवल पर रहे हैं जहां आपने ये सब ऊपर से सब देखा होगा और इंटरेक्ट भी किया होगा, आपका क्या व्यूज है इसमें? तो मैं, ये मेरा बिल्कुल निजी राय है। या एब्सोल्युटली, इट हैज टू बी निजी। जनरल पुरी साहब ने जो बोला है वो तो उनके जिम्मेदारी के इलाके के अंदर उन्होंने तो देखा है, उसका है फीडबैक, है ना। Yes. अगर यही फीडबैक वो मेल ऑफिसर के बारे में लिखते तो क्या चर्चा होता? तो क्या है, व्हाट इज दिस डिफरेंस? तो मैं कह रहा हूं, ये वुमेन ऑफिसर, आपने आज तक वुमेन एडवोकेट शब्द इस्तेमाल किया है? लेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस्तेमाल किया है? आप जब पिछली बार ऑपरेशन के लिए गए थे आंखों के, तो आई स्पेशलिस्ट लेडी थी, बट आपने बोला लेडी आई स्पेशलिस्ट। Yes. आपके बेटे या बेटी के टीचर लेडी है या जेंटलमैन है, आपने बोला मेल टीचर और लेडी टीचर? कभी नहीं। तो फिर वाई आर यू सेइंग मेल ऑफिसर लेडी ऑफिसर? यस, ऑफ कोर्स। मैं साहब सिंपल बात कर रहा हूं, ये हमने सिस्टम में हमने फर्क लाना है, ये तब्दीली लाना है, और ये बड़ा जरूरी है। दैट वी शुड स्टॉप रेफरिंग टू देम एज लेडी ऑफिसर और मेल ऑफिसर। या वी शुड जस्ट कॉल देम ऑफिसर्स। ऑफिसर्स आर ऑफिसर्स। सिंपल। या कल को हम क्या करेंगे? वो जब अभी जवान भी हैं, वो हवलदार भी बनेंगी, नायब सूबेदार भी बनेंगी, वील कीप सेइंग लेडी नायब सूबेदार, Yeah. लेडी सूबेदार, लेडी सूबेदार मेजर। क्या ये फ्यूचर है? तो वो लेडी प्रीफिक्स एक तो निकाल देनी चाहिए, बिल्कुल निकाल दें। सेकेंड थिंग साहब, शर्तें सेम होनी चाहिए। बिल्कुल। आज के तारीख पर साहब शर्तें सेम नहीं है। शर्तें मतलब रिक्रूटमेंट की शर्तें? फिटनेस, या एक्सपेक्टेशंस, यस। शर्तें हिंदी में शर्तें बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में शर्तें। या जो जो प्रमोशन के लिए शर्तें हैं, यस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यस। अभी एक फौजी को बोला गया है कि आपका हाइट मान लो एक्स होना चाहिए। वो क्यों बोला गया है? क्योंकि फौज के काम के लिए वो मिनिमम हाइट चाहिए। बिल्कुल। तो ये किसने बोला है कि आप लेडी हो तो और कम हो सकते हो, जेंट हो तो और कम हो सकते हो? तो हाइट मिनिमम है साहब। ये हाइट किसी ने तय किया है कि फौजी के काम करने के लिए यू नीड टू बी सो टॉल। It didn't say if you're a male you need to be so tall, if you're a woman you can be a little shorter. Point. So my question is, if you're a little shorter, how are you going to do that job? That's one. Second thing is, ऐसा कौन सा जगह है साहब जहां पर लेडी डॉक्टर बनने के लिए आपको कम नंबर चाहिए? डॉक्टर डॉक्टर है ना, या तो अफसर अफसर है, जवान जवान है। तो जो शर्त सेम है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि काम सेम है। काम तो सब सेम होना चाहिए और डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे को वो काम के लिए जो शर्तें मैंने पूरा करना है वो चेंज कर रहे हो, मतलब असर तो पड़ेगा डिलीवरेबल के ऊपर। या मैं पूछ रहा हूं, ये मैं नहीं जानता। तो आर्ग्यूमेंट ये है दैट
हर इवेंट में देयर आर नो कॉमन टीम्स ना सब। या आपने ओलंपिक बॉक्सिंग में कभी मेल और फीमेल टेकिंग पार्ट इन द सेम कंपटीशन देखा है? नो, क्यों नहीं देखा? 100 मीटर देखा है सेम, टेनिस मैच देखा है सेम, फुटबॉल देखा है सेम, आईपीएल देखा है सेम। तो व्हाई आर वी कंपेयरिंग? इक्वालिटी इज ग्रेट टू वांट, बट एवरीथिंग इज नॉट इक्वल सर। ऐसे कितने सारे चीजें हैं जो लेडीज कर सकती हैं जो मर्द कर भी नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता है, नामुमकिन है। इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज मालिक ने सेपरेट बनाया है, बिल्कुल सेपरेट बनाया है। सिंपल सिंपल फैक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं साहब, क्या आपके वाइफ का फिजिकल स्ट्रेंथ आपके स्ट्रेंथ के बराबर है, तो क्या जवाब देंगे? हो सकता है हो सकता है हो। तो मैं कह रहा हूं शर्तें रखो यूनिफॉर्म, मत करो कि ये कोटा फॉर मेल ये कोटा फॉर फीमेल। जो शर्तों को पूरा करता है उनको करो भर्ती, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड देन डोंट से लेडी ऑफिसर मेल ऑफिसर। या बिल्कुल, आई फुली एग्री विद यू। तो शर्तें मस्ट बी यूनिफॉर्म। आफ्टर ऑल डॉक्टर के लिए शर्तें सेम है साहब, एग्जाम वही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दैट इज द ओनली सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। एंड देन यू डोंट वरी बिकॉज मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि ऐसे शर्तें हैं जो कोई लेडीज नहीं कर सकते, पूरा कई होंगे। वो आएंगे, करेंगे, जाएंगे, बनेंगे ऑफिसर्स। दूसरा है साहब, हाउ यू रिएक्ट एज अ सोसाइटी। सच तो यह है कि दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर लेडीज एक्टिव कॉम्बैट में जाती हैं। एक्टिव कॉम्बैट का मतलब घर में घुस के मिलिटेंट मारना, वो एक्टिव कॉम्बैट है। एक्टिव कॉम्बैट मतलब सरहद पार हमले करने के लिए जाना है पैदल सेना के साथ, उसके साथ कोई लेडीज है, होंगे ड्यूटी का, हवाई जहाज उड़ा रहे होंगे, हेलीकॉप्टर उड़ा रहे होंगे, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो गाड़ी चला रहे होंगे, लॉजिस्टिक कॉलम्स में होंगे, लीगल ब्रांच में होंगे, लेकिन ऐसे ट्रबल्ड एरिया में डिप्लॉयड होंगे। हो सकता है वो सब है, वो सब तो अपने में भी था ना। बट द थिंग इज अबाउट शर्तें। शर्तों को इक्वल करो। अगर आप सर आप कौन से रेजिमेंट में थे? मैं सिग्नल्स में था। सिग्नल। तो मैं आपको कह रहा हूं, क्या सिग्नल्स में मेल ऑफिसर का फिटनेस और लेडी ऑफिसर के फिटनेस सेम चाहिए या अलग मंजूर है? फिटनेस तो बराबर होनी चाहिए, बिकॉज सिंपल, एंड ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर आपको बराबर होनी चाहिए, उसको नापने का वो मीटर है वो भी बराबर होना चाहिए। बिल्कुल इतना ही मैं कह रहा हूं, बस। इतना ही मैं कह रहा हूं। ऑफ कोर्स यू विल रिस्पेक्ट द फैक्ट ऑलवेज यस। दैट शी इज अ वुमन, या एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट वुमेन। इट्स Yeah. ऑल्सो हमारे कल्चर में भी है। एंड देन वॉट एवर स्पेसिफिक नीड्स आर देयर ऑफ प्राइवेसी, ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑफ एक्सक्लूसिविटी, ऑफ लीव, ऑफ फैमिली केयर, वो सब आप दीजिए। या बट शर्तों को सेम करो, बिकॉज पगार सेम है साहब, सैलरी सेम है, डिलीवरेबल सेम है। जो कमांडिंग ऑफिसर को 6 ऑफिसर मिलते हैं, अगर उसके 2 लेडी ऑफिसर्स और 4 मेल ऑफिसर हैं, उसको कोई छूट नहीं है, उसको 6 ऑफिसर से काम कराना है। नाउ आई एम सेइंग, इफ योर फिजिकल कैपेबिलिटी इज नॉट गुड इनफ एज द अदर्स, your ability to deliver will get affected, and the efficiency of that unit as a fighting formation will get affected. बिल्कुल बिल्कुल। So you need to be very careful. आई एग्री। But having said this, ऐसे कितने काम हैं जो हम कर ही नहीं सकते, जो लेडीज मतलब मास्टर है करने में। तो यही अगर मैं उल्टा करूं और बोलूं कल मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में 50% और 51% शुड बी मेल्स, बिकॉज 51% ऑफ इंडिया इज मेल्स, क्या जायज होगा? बिकॉज ये तो कई सालों से साबित हो चुका है that when it comes to nursing care or providing service or thinking with the heart and being kind and generous and patient and compassionate,
जो लेडीज कर सकते हैं वो मैं और आप नहीं कर सकते। नो डाउट, नो तो डाउट। प्लीज प्लीज कम देयर, प्लीज कम। हमारे एजुकेशन में कितने कितने मतलब सालों से लेडीज हैं एजुकेशन कोर में, बिकॉज दे आर गुड टीचर्स बाय नेचर। इसीलिए साहब आज की तारीख पर दुनिया में मोस्ट ऑफ द टीचर्स इन द वर्ल्ड आर लेडीज, यस, बिकॉज दैट्स अ जॉब दे कैन डू बेटर देन अस। यस, यस। आपने टीचर की बात की जनरल अरुण, आप पोस्ट रिटायरमेंट एक बहुत बड़े लाइफ कोच भी हैं, एग्जीक्यूटिव कोच भी हैं, और बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप लोगों की जिंदगी में कुछ डिफरेंस ला रहे हैं अपने तरीके से। तो अ, जैसे कि आपने आईटी क्रैक किया, जब लोगों को पता लगता है कि यू हैव AIR 13, और आप जब स्टूडेंट्स में जाके मिलते हैं और वहाँ अपनी स्टोरीज बताते हैं और लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट जनरल तक का सफर जब शेयर करते हैं, तो कभी आपको ऐसा फीडबैक मिला दो चार स्टूडेंट से? ये मेरी इंक्विजिटिवनेस है पूछने की, जिन्होंने बोला सर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं फौज ज्वाइन करूंगा। कितने? हंड्रेड्स, हंड्रेड्स। अभी आज सुबह मैंने बताया एक जहां मैं अभी जहां से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, यहां पर एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जिसके लड़के ने आईएएस के वो मेन भी क्वालिफाई हो गया है, वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, 3-4 हफ्ते में इंटरव्यू है। वो आया था 4 घंटे बैठने मेरे साथ। तो मैंने बोला आपको पहले तो ये कैसे मालूम है कि मैं कौन हूं? आप आईएएस की तैयारी करो तो जाहिर बात है आप दूसरे फील्ड में हो, 2 साल का ही कोचिंग किया आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आईएएस का तरीका एक बड़ा बहुत बहुत मेहनत की जरूरत है। आईएएस एग्जाम शायद हिंदुस्तान का एक सबसे मुश्किल एग्जामों में से एक है, दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जामों में Absolutely. नंबर देखो। तो उसने बोला सर हमारे उम्र के 60% से ज्यादा लोग आपको जानते हैं। तो उसने तो 60% बोल दिया, 60% नहीं है साहब, लेकिन उसके जहां कॉलेज में जहां वो पढ़ा है वहां पर कुछ बच्चे मुझे जानते हैं, ये सच है। तो मैंने बोला और? बोला सर कई तो फौज जाना चाहते हैं आपकी वजह से। that is what the return. ये मालिक की मर्जी है साहब। कहीं कहीं हम जाते हैं तो एयरपोर्ट पे बच्चे बोलते हैं साहब सर आप ही जनरल अरुण हो। मैंने बोला मैं जनरल अरुण नहीं हूं, मैं जनरल अरुण था, अभी मैं जनरल अरुण रिटायर्ड हूं, हाँ लेकिन आदमी भाई हूं। तो बोलो साहब आपके साथ फोटो खींच लें, सेल्फी है कि क्या करना है, फौज में जाना है, वेरी गुड। ओटीए आपने जिक्र किया, ओटीए का चेन्नई में कभी कभी जाता हूं तो बच्चे बोलते हैं सर मैं आपके वजह से यहां पर हूं। तो वो अच्छा लगता है, केवल आपके मेरे वजह से है यहां पर, तो वो एक कंट्रीब्यूशन है साहब। और साहब मैं अकेला नहीं हूं, मैं बोलता हूं ना, हर एक जो इंसान फौज में है वो किसी ना किसी के एक इंस्पिरेशन, एक प्रोत्साहन, एक एग्जाम्पल, एक आदर्श है हर एक के दिमाग में। वो आदर्श के वजह से वो आते हैं। मेरा थोड़ा विजिबिलिटी ज्यादा है तो हो सकता है एक दो और होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लोग जानते हैं। आई एम श्योर, मतलब आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। डेफिनेटली पीपल डू गेट इंस्पायर्ड with the life stories of a person like you, and God willing that many more people will get inspired. चलते चलते जनरल अरुण, अब हम कुछ ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे जो रियली आपकी पूरी जिंदगी का सार उसमें निकल के आएगा, और हमारे जो लिसनर्स हैं वो जरूर उससे बेनिफिटेड होंगे। सो देयर आर फ्यू terms which I have compiled, and I want your views to be on that. So सबसे पहले, like success versus failure, what you could tell about that? I like failure. Yes, I too. Actually I don't like failure साहब, I like failing. हमने पहले Failing forward or failing backward? we spoke about failing and failure. फेलिंग मतलब एक चीज अगर करो तो उसमें ना सफल हो तो वो फेलिंग है, ये बहुत सीख लाता है। जितना सीख हमको फेलिंग से मिलता है उतना सक्सेस से नहीं मिलता है। Yes. सक्सेस से एक मजा मिलता है, और अगर आपको सक्सेस बार बार मिले और अगर वो जल्दी मिले तो उससे एक नशा भी मिलता है। और अगर लगातार कई दिनों, कई सालों, कई अटेम्प्ट तक वो सक्सेस मिलता रहे तो आदमी फेल कैसे होते हैं वो भूल जाता है।
और कभी ना कभी तो फेलियर आता ही है, और उस टाइम पर वो फेलियर बहुत महंगा आता है। तो मेरा सुझाव यह है कि अगर आपके शुरुआत के 2-3 बार फेलिंग हो, तो वो फेलिंग के याददाश्त जो है आप प्लीज टैबुलेट करो उसको, कहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करो। फेलियर होता क्या है उसको अपने जहन में रखो, आपके कंपनी के कॉर्पोरेट फिलॉसफी में उसको बांटो कि फेलिंग इज ओके, एंड फेलिंग विथ लर्निंग इज स्पेक्टेक्युलर, Yes, yes. because that is what will give you continued success. It will teach you adaptability, it will teach you flexibility, it will teach you willingness to learn, it will teach you willingness to experiment, it will teach you risk taking, it will teach you मैं कितना हद तक एनवेलोप को पुश कर सकता हूं। ये सब फेलिंग से आता है, सक्सेस से नहीं आता है। सक्सेस से खाली आपका जो जो क्वार्टर है वो क्वार्टर का सेल्स का ग्राफ ऊपर जाएगा। लाइफ नहीं बनती। I think starting failing will be long term success. Yeah. I fully agree with you, and in fact, I say different terms sometimes. Like, you must fail forward. Means if you fall, get up and try again. Not that कि you stop there itself and say, "भाई काम खत्म हो गया." So that is not a right way of taking as a failure. Next thing is the thinking versus overthinking. Overthinking is a manifestation of being underprepared. तैयारी जिसका कम है वही ज्यादा सोचता है। It is a product of being anxious. It's the product of being nervous. It's the product of being underprepared. जो हाई जंप का टेस्ट है, अब वो जो हाई जंप का तैयारी करके आया है, खूब तैयारी करके अपना मालिश वालिश करके रात को खाना खा के सोया है, सुबह उठ के फ्रेश वो आता है, ठंडे दिमाग से बोलता है हाई जंप के सामने मैं करूंगा, आई विल क्लियर इट एंड गो। जो तैयारी नहीं करता है 6 महीने से, बट वो टेस्ट के लिए सबको आना पड़ता है, दैट इज द पर्सन हु विल नॉट स्लीप इन द नाइट, बिकॉज यू आर थिंकिंग, बिकॉज इन योर इमेजिनेशन यू कैन नॉट डू दैट जंप। हो नहीं रहा है, आप जितना कर रहे हो वो बार को लग रहा है, आप बार बार इन विजुअलाइजेशन यू आर क्रैशिंग दैट बार, एंड यू विल फाइनली कम एंड क्रैश दैट बार। थिंकिंग पॉजिटिवली एंड ओवर थिंकिंग आर ऑपोजिट एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। उसको दूर करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, हार्ड वर्क, टेक एक्शन, नॉलेज, प्रैक्टिस, हार्ड वर्क, एक्ट करो। फिर वो हाई जंप क्या, आप रात में उठा के आपको 2 बजे बोले यार चल हाई जंप करना, बोला वेरी गुड यार, आ जाओ, मैं जूते पहन लूं एक बार या नंगा पैर करूं। दैट इज व्हाट वर्क, हार्ड वर्क डज। तो वेरी इजी क्वेश्चन। yes. I mean, it is just we are discussing with your या ना मैं कह रहा हूं, ये तो मतलब हार्ड वर्क इज अ ग्रेट सॉल्यूशन। Yeah. In fact, I call it sometimes that overthinking is paralysis of analysis. Yes. Just get into that. एक और चीज है ट्रुथ वर्सेस परसेप्शन। सो मॉडर्न वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में आपके व्यूअर्स जनरली रह रहे हैं, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपके 90% लिसनर्स 35 और बिलो के हैं, यही होगा सर? हाँ, मैं आपके साइट और आपके हैंडल का एनालिसिस तो मैंने नहीं किया है, बट 30 to 45। हाँ, सो हो सकता है उससे कम भी हो, या कम वाले भी है। हाँ, सो उनके लाइफ में ये परसेप्शन भी जरूरी है, लेकिन परसेप्शन कभी ट्रूथ से अलग नहीं होता है इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल। सो मतलब आप ट्रूथफुल हो, आप सत्य निष्ठा बोलते हैं हिंदी में, विच इज इंटेग्रिटी, है ना? ये बड़ा हिंदी शब्द हो गया, प्योर हिंदी। आप बोलोगे सर आप हिंदी कहां से सीख के आए हो? सत्य निष्ठा है, फौजी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ईमानदारी से आप काम कर रहे हो, लगे हो, मतलब यू आर डूइंग योर ऑनेस्ट वर्क। आपको परसेप्शन बनाने की जरूरत नहीं है, आपका काम ही परसेप्शन बनाएगा, इमेज बनाएगा। मैंने यूएन का जिक्र किया था, इंडिया को खाली हम कर रहे हैं अपना काम, हमको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बिकेगा प्रोडक्ट। कितने अच्छे कॉलेज है हिंदुस्तान में जिनका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, लेकिन आपको सीट भी नहीं मिलता ना वो कॉलेज में, वो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, उनका मार्केटिंग बजट 0 है, ना उनका इंस्टाग्राम हैंडल है, ना सोशल मीडिया पे है, ना तो पोस्टर लगे, ना होर्डिंग, ना मैगजीन पे, कुछ नहीं आता है, फिर भी फुल है सीट। बिकॉज द परसेप्शन इज दैट दे आर गुड कॉलेजेस, दिस परसेप्शन इज बेस्ड ऑन द ट्रूथ। और ट्रूथ के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एन इंडिविजुअल,
कभी कभी यू हैव टू बी सीन टू बी डूइंग द करेक्ट थिंग। जो आप सही चीज कर रहे हो किसी और को इन सम मैनर बताना भी जरूरी है कि आप सही चीज कर रहे हो, नॉट फॉर योर सेल्फ, बट ताकि आप जैसे कोई और दुनिया में पैदा हो, ताकि किसी को पता चले कि ये आदमी भी है जो सेवा कर रहा है, वो आदमी है जो लोगों का भला कर रहा है, जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए संस्था चला रहा है, कोई मेंटली चैलेंज के लिए संस्था चला रहा है, कोई अंडर प्रिविलेज वुमेन के लिए काम कर रहा है। यू नीड टू टेल पीपल दैट दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, तब जाकर के बनता है उसका सक्सेस। सो आई थिंक बोथ आर इंपॉर्टेंट, बट अगर दोनों में से मैं एक चुनूं, आई विल गो विथ ट्रूथ, बिकॉज परसेप्शन विल गेट मेड। आप लगे रहो, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बस इतना ही है। So do the correct thing, simple as that. Yeah. Integrity. We are always looking forward to find the truth in everything. Self-awareness versus limiting beliefs. Self-awareness, decidedly more important. Yeah. आप अपने आप को जितना और जानोगे, उतना और आपको एहसास होगा कि आप कम जानते हो। Yes. The biggest thing that self-awareness will give you is that there is lifelong learning. आपको इसलिए मैंने बोला साहब, मेरा जो लास्ट दिन था सर्विस में 30th जून 2024, उस दिन भी कुछ सीखने को मिला है, और सबसे मिलता है। तो सेल्फ अवेयरनेस विल टेल यू व्हाट इज योर स्ट्रेंथ्स। इफ यू हैव सम स्ट्रेंथ्स, प्लीज कैपिटलाइज ऑन दोस स्ट्रेंथ्स। सेल्फ अवेयरनेस विल टेल यू, यार ये मेरी कमजोरी है, कमजोरियों को आप कम करते जाओ, खूबियों को बढ़ाते जाओ, यू विल बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, यू विल बिकम अ मोर नॉलेजेबल ह्यूमन बीइंग, यू विल बिकम अ मोर एफिशिएंट ह्यूमन बीइंग, एंड विकसित भारत तो तभी बनेगा सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। फाइनली द क्लैरिटी वर्सेस कंफ्यूजन बहुत हमारे यंगस्टर में। Most of the confusions is self-created. Of course, there are contributing factors. हम लोग वो टीवी देखते हैं, ये व्हाट्सएप पढ़ लेते हैं, वो यूट्यूब देख लेते हैं, वो इंस्टाग्राम देख लेते हैं, वो टेलीग्राम देख लेते हैं, वो दिमाग में वो जलेबी बन जाता है। जो स्ट्रेट लाइन होना था वो जलेबी बन के तल चुका है, अब वो सीधा दोबारा हो नहीं सकता। उसको या तो आपको वैसे ही खाना पड़ेगा या फेंकना पड़ेगा। सो जो स्ट्रेट लाइन है उसको आप कॉम्प्लिकेट ना करिए। जितने आप कोई भी प्लान को सिंपल रख सकते हो लाइफ में, उतना चांस सक्सेस का है। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, आपको अच्छे नंबर चाहिए, तो एक ही प्लान है, पढ़ाई करो। कोई इसमें कोई मुझले भी नहीं है, सिंपल प्लान है, आप पढ़ाई करो। अगर आपका अटेंडेंस तकरीबन 100% है और आप क्लास में सिर्फ सुन रहे हो, उसके बाद में कोई पढ़ाई नहीं किया आपने, खाली सुन रहे हो प्रोफेसर लेक्चरर क्या बोल रहा है, आपके 50 से 55% कहीं नहीं गए। अगर आप डेली खाली 10 मिनट पढ़ो, ओनली 10 मिनट, 10 मिनट दिन में 24 घंटे में से खाली 10 मिनट आप पढ़ रहे हो, आपका 55 से 60 में चला जाएगा। अगर आप आधा घंटा डेली पढ़ोगे, आप 60 और 70 के बीच में चले जाओ। आप अगर डेली आधा घंटा और वीकेंड पे 1 घंटा पढ़ोगे, आप 70 से 75 पे चले जाओगे। और ऐसे करते जाओ साहब, कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि दिमाग तो सब ने, मालिक ने सबको सेम दिया है। दिमाग उतना ही है जितना किसी और में है, वो आपके में भी है। कभी नहीं बोलना वो बच्चे को भगवान ने दिमाग ज्यादा दिया है, वो बच्चा मेहनत ज्यादा करता है। दिमाग आपके पास उतना ही है। बिल्कुल सही बात। आप सिर्फ ये खिड़कियां, दरवाजे, शटर वटर सब खोलो, जंग निकालो, इस्तेमाल करो, चलेगा ये दिमाग। और सारी दिमाग ऐसा जबरदस्त यंत्र है, जितना इस्तेमाल करो उतना और तेज होता है। बाकी यंत्र जितना इस्तेमाल करो उतना घिसता है, ये वाला यंत्र इस्तेमाल करते जाओ, तेज होता जाएगा। यस यस। और सीखने का कोई उम्र नहीं है। बिल्कुल। हमारे अभी 60 साल हो गए, अभी भी लगता है यार बेवकूफ के बेवकूफ ही रह गए, ये चीज का तो पता ही नहीं है, ये कैसे चलता है, ये कैसे चलता है, वो कैसे चलता है। तो पता करते रहो और ये मान के चलो कि मुझे कम पता है। यस। जब आप बोलोगे मुझे कम पता है, तब वो सीखने का ख्वाहिश आएगा, तब लाइट बल्ब जलेगा और सीखने का मजा ही कुछ होगा। सो डेफिनेटली क्लैरिटी
यस, ये करो तो फिर कंफ्यूजन अपने आप भाग जाता है। सब देखो, Yes. क्लैरिटी और कंफ्यूजन दो, एक जब होता है दूसरा नहीं होता है। यस। तो आप क्लैरिटी को बढ़ा दो तो कंफ्यूजन कमरे के बाहर चला जाएगा, इसको कम कर दो तो वो बढ़ के आ जाएगा। तो चॉइस आपके पास है, सिंपल। आपके ये सारे कहने में जो एक मुझे सेंटेंस याद आता है कि वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो, सो द लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। जनरल अरुण, मैं क्या बताऊं, मतलब आपसे बात करके, टॉकिंग सो मच ऑफ विजडम, सो मच ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, एंड यू डेफिनेटली गॉन फ्रॉम कहाँ से और कहाँ, जो आपने जर्नी तय की है उसका एक्सपीरियंस का कोई जवाब नहीं है। जाते जाते हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए दो शब्द कुछ ऐसे बताइए कि उनकी जिंदगी में भी कुछ विजडम या लाइट। इंग्लिश में साहब बोलते हैं एक्सेप्टेंस। या हम हमें साहब मालिक ने बनाया है, हम मालिक के प्रोडक्ट हैं। वो मालिक, जिस भी मालिक को आप मानते हो, जिस भी भगवान को आप पूजते हो, या किसी भी जो सुपर पावर जिसको आप पहचानते हो, जिसका आदर करते हो, वो जब बनाता है तो परफेक्ट ही होता है। तो दुनिया का सबसे जबरदस्त बेस्ट हेयर स्टाइल किसका है? मेरा है। दुनिया का साहब सबसे बेस्ट कड़ा किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। अगर मैं ये वो नहीं सोचूं तो मैं कैसे मेरे कड़ा का मजा लूंगा? फिर हर वक्त किसी और के कड़े पे नजर होगा, बोलूंगा यार वो जबरदस्त है, मेरे पास नहीं यार, ये तो तांबे का है यार, 50 रुपए मंदिर के बाहर से खरीदा है, क्या है उसके पास तो 100 का है, 200 का है, 5,000 का है, 5 लाख का है, 15 लाख का है। कोई 5 करोड़ का घड़ी पहनता है, मैं 2,000 का घड़ी पहनता हूँ, मिलिट्री कैंटीन से खरीदा मैंने, फौजी। अबे टाइम तो दोनों दिखाते हैं ना। आई नो। क्या है मेरे को? वो बोला वो फोन पे बात कर, घड़ी से बात करता है, मैं मेरे फोन से बात करता हूं, दोनों कर रहे हैं बात। ऐसा तो है नहीं कि वो उसके फोन से वो दाल चावल की प्लेट आ गई ना, वो नहीं आया ना। वो तो हम वैसे भी खरीदते हैं। दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज, जो मजा छोटी चीजों में है वो बड़ी चीजों में नहीं है। मेरा तजुर्बा है कि दुनिया में जितना गरीब एक दूसरे को देता है, उतने अमीर एक दूसरे को नहीं देते। तो अगर आप के पास पैसा सिर्फ 10 रुपए है और आप दो दोस्त हो, तो वो छोटी वाली आजकल पेपर की छोटी कप की चाय आती है 5 रुपए की, हर जगह हिंदुस्तान मिलता है 5 रुपए की इतनी सी चाय। नहीं तो 10 रुपए वाली चाय लो, 1/2 करो, हाफ हाफ पियो। वो चाय में भी उतना ही मजा है जितना आप 5 स्टार होटल में 2,000 रुपए देके चाय पियो। लेकिन अगर आपके पास खाली 10 रुपए हैं, वो 10 रुपए का मजा लो और दिल खोल के लो मजा। अगर आप 10 रुपए की पी रहे हो और सोच वो 6,000 के रहे हो, फिर ये 10 रुपए का मजा भी नहीं आएगा। क्या बात है। जो जो आपको पोहा खिलाता है सड़क पर कागज पर, उसका मजा और है। तो ये नहीं सोचना कि उसके पास क्या है। तो मैं हमेशा कहता हूं, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं है कि आपके पास क्या है या आप कौन हो। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर है कि आप सोचते क्या। या थिंकिंग। तो सबका जिंदगी है यार, सबका जिंदगी जबरदस्त है। हम हर अपने लेवल पे रहते हैं। कोई 10 रुपए का बिरयानी खा के खुश हो जाता है, 2 चम्मच। कोई 1,000 रुपए का खा करके 900 रुपए का वेस्ट कर देता है। तो वो वही सही जो अपने पास है। हाँ, हमने मेहनत करके ये यकीन करना है कि हम अपने साथी जो है, परिवार में है, समाज में है, बिरादरी में है, उनका कुछ भला कर सके। अच्छा इंसान वही कहलाता है जो किसी और के लिए कुछ करता है, ना कि अपने लिए। तो यही सब है। So थैंक यू। no comparison with anybody and keep doing good to the society. What a message. What a message. Jana Arun, thank you so much for being my honored guest. And I'm really privileged to talk to you and learn so much from you. अब आपसे तो ज्यादा मजा मैंने लिया है आपसे बात करके। और आपके व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। जय हिंद,
एंड थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग एंड लिसनिंग। मैं ये भी बताऊं, मैं नहीं जानता हूं आप में से कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है ये, लेकिन लेकिन अगर कभी मैं किसी की कोई मदद कर सकता हूं तो खुशी मेरी होगी, है ना। थैंक यू, जय हिंद।